दोस्तों 2025 में रूस के संपूर्ण व्यापार का 32% व्यापार सिर्फ चाइना के साथ था। 19 मई 2026 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर आए, वह भी तब जब एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिनों की अपनी राजकीय चीन यात्रा पूरी की हो। यह महज संजोग तो नहीं हो सकता, एक के बाद एक दो ग्लोबल सुपर पावर्स का चीन आना दुनिया के डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में हलचल लाने के लिए काफी है। पहले ट्रंप, ठीक उसके बाद पुतिन का आना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक जगत में के केंद्र में चीन के उभरने का स्पष्ट प्रमाण है। शेष दुनिया से अलग थलग पड़े रूस को चीन से सिर्फ आर्थिक सहायता की ही दरकार नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए भी चीन के निरंतर सपोर्ट की जरूरत है। अमेरिका, चीन और रूस वो खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्धारण कर रहे हैं। इन तीनों का परस्पर व्यवहार वास्तव में वैश्विक कूटनीति यानी ग्लोबल डिप्लोमेसी के भविष्य की दिशा तय करेगा। यही वजह है कि पुतिन की चीन यात्रा आपसी संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व के लिए एक बेहद खास है। भारत और रूस की पुरानी दोस्ती के मद्देनजर यह बात तब और अहम हो जाती है जब सवाल उठने लगते हैं कि क्या चीन और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती एवं आर्थिक साझेदारी आगे चलकर एक सैन्य समझौते यानी मिलिट्री अलायंस में तो नहीं बदल जाएगी। यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की राजनीति पर, क्या भारत को अपनी सुरक्षा नीति या इस पर एक नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से चीन और रूस के संबंध को 3 समय काल में देखने की जरूरत है। इंपीरियल पीरियड, सोवियत यूनियन पीरियड, पोस्ट सोवियत यूनियन पीरियड। दोस्तों, करीब 4300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करने वाले चीन और रूस शताब्दियों तक सभ्यताओं का आदान प्रदान करते रहे हैं और आमतौर पर उनके संबंध शांतिपूर्ण ही रहे हैं। इसके बावजूद सामयिक संघर्ष एवं शत्रुता के दौर भी आते रहे हैं। चीनी साहित्य और तमाम लेखकों ने 19वीं शताब्दी को अपमान के 100 वर्ष की संज्ञा दी है। चीन के इतिहास का यह वह दौर था जब यूरोपियन शक्तियों ने, जिसमें रूस भी शामिल था, ऐसी कई संधियों पर को स्वीकार करने के लिए चीन को मजबूर किया था जो कहीं से भी न्याय संगत ही नहीं थी बल्कि अन्यायपूर्ण भी थी। एगुइन की संधि 1858, पीकिंग की संधि 1860 और तरबागटाई की संधि 1864, जिसके अंतर्गत चीन को अपने कई इलाके रूस को सौंपने पड़े थे। अब चीन इन इलाकों का दावा कर रहा है कि संधियां एक पक्षी थी यानी वन साइडेड थी। दोस्तों, 1949 में चीनी क्रांति और कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के बाद चीन और सोवियत यूनियन के बीच एक मजबूत सहयोग का दौर आया और 1950 में दोनों देशों के बीच मित्रता संधि यानी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक वैचारिक दोस्ती थी जो बहुत लंबी नहीं चली और जल्दी ही दोनों के बीच समाजवादी विचारधारा की व्याख्या, क्षेत्रीय भू राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को लेकर गंभीर मतभेद उभर कर सामने आने लगे। चीन के राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने रशियन प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन के सोशलिज्म इन वन कंट्री के सिद्धांत पर नाराजगी व्यक्त की। यहां पर आपको बताता चलूं कि स्टालिन का सोशलिज्म इन वन कंट्री का सिद्धांत यह था कि सोवियत संघ पूरी तरह से समाजवाद को हासिल कर सकता है यदि दुश्मन देश उसे शांति से रहने दे।
असल में स्टालिन का विचार कार्ल मार्क्स के इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, अर्थात समाजवाद का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। यहां पर स्टालिन ने मार्क्स और लेनिन से हटकर एक अलग वैचारिक रास्ता अपनाया। इसका साफ अर्थ यह हुआ कि समाजवाद हासिल करने के लिए चीन या अन्य देशों का साथ आना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा चीन के विरोधी ताइवान की कॉमिंटेंग सरकार को स्टालिन द्वारा समर्थन चीन के नेता माओ जेडोंग को नागवार गुजरा। बाद में सोवियत संघ के नए नेता निकिता क्रुश्चेव द्वारा स्टालिन के कई कार्यक्रमों को रोक दिए जाने या पूरी तरह से उलट दिए जाने को चीनी नेता माओ जेडोंग ने समाजवादी आंदोलन के खिलाफ विश्वासघात बताया। सोवियत संघ के साथ चीन के रिश्तों में कड़वाहट की एक बड़ी वजह यह भी थी कि चीन चाहता था कि सोवियत संघ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चीन को ट्रांसफर करे, जो कि सोवियत यूनियन ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर के 1960 के दशक में सोवियत संघ और चीन के बीच गहरी खाई बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1960 में छोटे मोटे सैन्य टकराव हुए। दोस्तों, सोवियत संघ और चीन के बीच टकराव ने पूंजीवादी अमेरिका को चीन के प्रति अपनी नीतियों को एक नई दिशा देने का मनचाहा अवसर प्रदान कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की चर्चित पिंग पोंग डिप्लोमेसी में कोल्ड वॉर की तलखी को थोड़ा कम किया और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के 1972 के चीन दौरे के लिए रास्ता संभव बनाया। पिंग पोंग डिप्लोमेसी का अर्थ यह हुआ कि 1971 के दौरान अमेरिका और चीन के बीच टेबल टेनिस खिलाड़ियों के आदान प्रदान हुए, जिससे दशकों से ठंडे पड़े अमेरिका चीन के रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आई। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों एक साथ आ गए और भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गए। साथ ही क्षेत्रीय भू राजनीति को अस्थिर कर दिया। 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन और चाइना के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन के बीच 1992 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी पर दस्तखत हुए। रूस चीन रिश्तों में आई सकारात्मक गतिशीलता का पूरा क्रेडिट जाता है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग को। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले 2022 में दोनों देशों ने नो लिमिट पार्टनरशिप की घोषणा की। दोनों रूस और चीन के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप का वास्तव में एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है, जिसका लक्ष्य है कि एक नई विश्व व्यवस्था की रचना करना। दोनों देशों का कॉमन एम है अमेरिकी सर्वोच्चता को निष्क्रिय करना और मल्टीपोलर दुनिया को बढ़ावा देना। अलग थलग पड़े रूस की चीन पर निर्भरता बहुत अधिक है। रूस के लिए चीन एक बड़ा ट्रेड पार्टनर होने के साथ साथ उसका इकोनॉमिक लाइफलाइन है, जबकि चीन के लिए रूस एक बहुत छोटा सा ट्रेड पार्टनर है। रूस और चीन के बीच गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। पुतिन और जिनपिंग करीब 40 बार से ज्यादा मिल चुके हैं और पुतिन ने ज्यादा बार चीन की यात्रा की है। दोस्तों, चीन आज कारोबार, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी शक्ति बन चुका है। वहीं पर रूस की पूरी निर्भरता अपने ऊर्जा संसाधनों एवं रक्षा निर्यात पर है। रूस को जरूरत है चीन के इतने बड़े बाजार की, टेक्नोलॉजी की और सबसे ऊपर उसकी जरूरत है पूंजी यानी कैपिटल की। चाइना को रूस से चाहिए ऊर्जा और रक्षा उत्पाद यानी एनर्जी एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स। यूक्रेन पर हमले के कारण
रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और यही वजह है कि रूस पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो चुका है। सच्चाई तो यह है कि यदि चाइना का सपोर्ट नहीं होता तो आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव में रूस की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई होती। अगर 2025 के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो रूस का पूरा व्यापार $700 बिलियन का था, जिसमें $228 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ था, जो कि टोटल का 32% होता है। रूस मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, कॉपर, टिम्बर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स निर्यात करता है, जबकि कार्स, कंप्यूटर्स, ट्रैक्टर्स, फोन्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हीकल्स इत्यादि आयात करता है। रूस की चाइना पर निर्भरता टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा है। आर्थिक प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी देशों की कंपनियों द्वारा रूस में अपना कारोबार बंद कर देने की वजह से चाइना की ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने रूस के बाजार के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। चाइना के सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स पर रूस की टेक्नोलॉजी फर्म्स की बहुत अधिक निर्भरता है। चीन की कंपनियां एरोस्पेस, सैटेलाइट नेविगेशन, एडवांस्ड मटेरियल्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल एआई के क्षेत्र में रूस की कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही हैं। साइबेरिया 1 गैस पाइपलाइन, जो कि रूस के ईस्टर्न साइबेरिया से 3000 किलोमीटर का सफर तय करके नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के हेलोंगजियांग प्रांत के तक गैस पहुंचाती है। 2025 में पूरी तरह से वो ऑपरेशनल है, चालू है 2025 से। 2600 किलोमीटर के एक दूसरे प्रोजेक्ट पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन भी काम चालू है, जो कि रूस के यमल स्थित आर्कटिक गैस फील्ड से चाइना तक गैस पहुंचाएगी। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस का सबसे ज्यादा गैस यूरोपियन देशों को जाता था। अब चाइना सबसे बड़ा खरीदार है। चाइना और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती एवं साझेदारी का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार उनकी अपनी करेंसी यानी युआन और रूबल में होता है। दोस्तों, जहां तक कल्चर, विचारधारा, राजनैतिक सत्ता और नस्ली समानता की बात है तो रूस और चीन का कोई मेल नहीं है। यह तो उभरती हुई भू राजनीति यानी इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका से दोनों की प्रतिद्वंदिता यानी मुकाबला यानी राइवलरी है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के करीब हैं। फिर भी चीन जानता है कि रूस से दोस्ती बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका और रूस के बीच संबंध कभी सामान्य न हो, नहीं तो अमेरिका का सारा ध्यान चीन की तरफ आ जाएगा। जिनपिंग अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच जितनी खींचतान होगी, चीन को उतना ही फायदा होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की बढ़ती हुई चिंता यह है कि क्या रूस और चीन एक मिलिट्री अलायंस यानी सैन्य गठबंधन की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वैश्विक भू राजनीति के बदलते स्वरूप ने सैन्य गठबंधनों को अब एक बोझ बना दिया है और कभी साथ आने कभी साथ छोड़ने का खतरा बना रहता है। किसी ऐसे युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, या जब आप युद्ध में हो तो आपका साथी आपको गठबंधन छोड़कर जा सकता है, इसका भी खतरा बना रहता है। चीन एक धूर्त एवं चालाक देश है। वह कभी नहीं चाहेगा कि वह रूस और यूरोपियन देशों के संघर्ष में किसी भी तरह शामिल हो। ठीक उसी तरह रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर जो विवाद है उसमें वो शामिल हो। यह निश्चित है कि आने वाले दिनों में रूस और चाइना के बीच तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों महाशक्ति किसी सैन्य गठबंधन यानी मिलिट्री अलायंस में आएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। दोस्तों, अब सबसे अहम बात
रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता और उसका चीन के साथ बढ़ता सहयोग क्या भारत के सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा? पिछले 2 दशकों में भारत और रूस के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती बनाए रखते हुए अमेरिका से सुरक्षा साझेदारी को बेहतर बनाने की कोशिश हुई है। दिक्कत यह है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति के राष्ट्रपति रहते हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन के प्रति अत्यधिक झुकाव के मद्देनजर भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर गंभीर विचार करना होगा। दोस्तों, रूस और चीन के बीच बढ़ती साझेदारी आने वाले दिनों में भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सैनिक साजो सामान के मामले में भारत रूस पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसे में रूस चीन की दोस्ती का सीधा असर भारत और रूस के बीच रक्षा समझौतों पर पड़ सकता है और यह भी संभव है कि रूस भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हीला हवाली करे ना करे। रूस और चीन के बीच बढ़ता आर्थिक सहयोग भारत को अलग थलग कर सकता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसी क्षेत्रीय मंचों पर भारत की भूमिका सीमित हो सकती है। इन बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर भारत को अपनी विदेश नीति का निर्धारण बहुत ही सावधानी से करना होगा ताकि बड़ी शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।